हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने प्यारे से सुंदर सा चैनल ल्यूमेंस एकेडमी में। तो इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा फिजिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, वो भी बहुत आसान भाषा में और एनिमेशंस के साथ। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशंस के बारे में। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि 1 डायमेंशन क्या होता है, 2 डायमेंशन क्या होता है और 3 डायमेंशन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम 1 डायमेंशन के बारे में बात करें, जैसे कि हमारे पास है 1 डायमेंशन। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा किसी भी एक पार्टिकुलर डायमेंशन में, 1 डायमेंशन का अगर हम बात करें, when a body is moving in a particular dimension out of the 3 dimension, ठीक ना, मतलब कि किसी भी पार्टिकल का, किसी भी बॉडी का मोशन को अगर हम एक डायमेंशन में रिप्रेजेंट करें आउट ऑफ 3 डायमेंशन, तो उस समय वो बॉडी सिर्फ एक डायमेंशन में ही एग्जिस्ट कर रहा होगा। कहने का मतलब इसका डेफिनेशन लिखना इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है जितना इसको समझना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम 1 डायमेंशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम एक पार्टिकुलर एक्सिस बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा एक पार्टिकुलर एक्सिस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है। ये हमारा कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। और यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ से लेकर के मूव करते हुए, ये पार्टिकल यहाँ से मूव करते हुए इधर की ओर आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर ये पार्टिकल को मूव कराएं हम, वो इस तरह से मूव करते हुए यहाँ तक जाएगा। ये पार्टिकल मूव कर रहा है, देख रहे हैं। और ये मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है? एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। तो समय के साथ ये मूव कर रहा होगा एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, और ये पार्टिकुलर डायमेंशन में मूव कर रहा है। तो इस समय इसको हम कहेंगे कि इसका जो हमारा डायमेंशन है, ठीक है ना, इसका डायमेंशन हमारा 1 हो जाएगा, 1 डायमेंशन, क्योंकि ये जो पार्टिकल का मोशन है वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में है। तो ये हमारा हुआ 1 डायमेंशन, मतलब कि किसी एक डायमेंशन में आउट ऑफ 3 डायमेंशन, टोटल 3 डायमेंशन हम लोग जानते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। 3 एक्सिस के बारे में हम लोग जानते हैं। जब किसी बॉडी का मोशन को एक डायरेक्शन, मतलब कि एक एक्सिस में रिप्रेजेंट किया जाए, तो उस समय वो बॉडी 1 डायमेंशन में है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब कि ये बॉडी किस में है? 1 डायमेंशन में है। क्लियर ना। अब यहाँ पे इसका पोजीशन को हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारा x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसका डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट निकालने का बात करें, तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे x2 माइनस x1। ये हमारा इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये 1 डायमेंशन का हम बात किए। तो चलिए आगे हम लोग 2 डायमेंशन के बारे में देख लेते हैं। हमारा 2 डायमेंशन क्या होता है। यहाँ पे 2 डायमेंशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 2 डायमेंशन क्या कहलाता है, इसको कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे कि हमारा 2 डायमेंशन क्या है क्या नहीं। जब भी किसी बॉडी को 2 डायमेंशन में, मतलब कि 2 एक्सिस में, एक किसी पार्टिकुलर प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाए, तो उसको हम लोग 2 डायमेंशन कहेंगे। बेसिकली जैसे कि यहाँ भी हम लोग 1 डायमेंशन लिखे, 1 डायमेंशन को हम लोग स्ट्रेट लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमारा जो बॉडी का मोशन है वो एक स्ट्रेट लाइन में है। जब हम 2 डायमेंशन का बात करते हैं तो देख लेते हैं कि हमारा ये 2 डायमेंशन दिखता कैसा है। तो अगर हम 2 डायमेंशन के बारे में बात करें तो ये कुछ ऐसा बनेगा और ये कुछ ऐसा बनेगा, ये दिखा आपको। और यहाँ पे हम वाई एक्सिस बना देंगे और ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ठीक है ना। ये 2 एक्सिस आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इस बॉडी का कोई भी एक पार्टिकल है, वो यहाँ से इस तरह से मोशन किया है। मोशन कर सकता है, हो सकता है इसका मोशन ऐसा हो सकता है मोशन इसका ऐसा हो, किसी भी तरह का मोशन हो सकता है। तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन को हम लोग चूज़ करते हैं, जैसे कि पार्टिकल अगर इस जगह पे है और ये मूव करते हुए यहाँ तक गया है, ठीक है ना, और इसका मोशन कुछ इस तरह से है, जो कि हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। इसका मोशन मान लीजिए कुछ इस तरह से है,
यहाँ से यहाँ तक कुछ इस तरह से गया है, ठीक है ना। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसका डायरेक्शन का मोशन कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। ये यहाँ से इस तरह से चलते हुए इस तरह से गया है। अब एक बात बताइए, ये तो हमारा एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में भी है, या तो सिर्फ ये एक्स और सिर्फ वाई में तो नहीं है, ठीक है ना। तो इस जगह का अगर हम कोऑर्डिनेट लिखने की बात करें, ठीक है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1, y1, ठीक है ना, और इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा x2, y2, ठीक है ना। ये हमारा दो कोऑर्डिनेट हो गया। ये हमारा जो 2 डायमेंशन है, जब भी किसी पार्टिकल का मोशन को 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट किया जाए, कितना में, 2 डायमेंशन में, आउट ऑफ 3 डायमेंशन में से 2 डायमेंशन में अगर हम किसी पार्टिकल का मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उस समय जो मोशन होता है वो 2 डायमेंशनल मोशन होगा, ठीक ना। मोशन इन 2 डायमेंशन कहलाएगा। मतलब कि जब 2 डायमेंशन का बात करते हैं तो 2 डायमेंशन एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि ये पार्टिकल जो मूव कर रहा है, इस पर्टिकुलर केस में जो ये पार्टिकल मूव किया इस तरह से, ये हमारा एक प्लेन में मूव किया। यहाँ पे जो मूव किया ये स्ट्रेट लाइन में मूव किया, ठीक है ना। तो 2 डायमेंशन को हम प्लेन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2 डायमेंशन किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इज इट क्लियर। तो 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन हमको क्लियर हो गया। अब आगे जिसके बारे में बात करेंगे, अब जो मोशन होगा वो हमारा 3 डायमेंशन में होगा। अब 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट x और y के टर्म्स में हम लोग लिखे हैं। अब हमारा जो तीसरा डायमेंशन होगा वो एक बार देख लेते हैं। जो हमारा तीसरा डायमेंशन है उसको हम लोग 3 डायमेंशन कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहलाएगा हमारा, 3 डायमेंशन। अगर हम 3 डायमेंशन के बारे में बात करते हैं कि हमारा 3 डायमेंशन आखिर है क्या, तो इसको एक बार हम लोगों को देख लेना है, इसको समझ लेना है। ये हमारा एक एक्सिस, ये हमारा दूसरा एक्सिस और ये हमारा तीसरा एक्सिस। इसको अगर हम एक्सिस को ठीक से बनाएं, ये हमारा x हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये z हो जाएगा। ये x है, ये y है और ये z है। तो यहाँ पे फिर से एक पार्टिकल को हम कंसिडर करते हैं और ये पार्टिकल यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रहा है। कुछ इसका मोशन इस तरह से है, ठीक है। इसका मोशन कुछ इस तरह से है। जब इसका मोशन इस तरह से है तो इस पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको अगर हम लिखना चाहें, ये हमारा इनिशियली x1, y1 और z1 होगा, ठीक है ना। और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2, y2 और z2 हो जाएगा। इज इट क्लियर। x2, y2 और z2, यहाँ x1, y1 और z1। अब क्या है, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करने के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा। ये हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से डॉटेड लाइन में हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा। इसको हम डॉटेड लाइन को थोड़ा सा हटा देते हैं और यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। और इसका मोशन का बात करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये हमारा z1 हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये हमारा z1 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये हमारा z2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x, y, z में किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब 3 डायमेंशन, तीनों डायमेंशन में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो उस समय हम इसको कह सकते हैं कि हमारा 3 डायमेंशन है, ठीक है ना। तो 3 डायमेंशन हमेशा एक स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पेस को। तो 3 डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, स्पेस। 1 डायमेंशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट किया, 2 डायमेंशन एक प्लेन को रिप्रेजेंट किया और 3 डायमेंशन स्पेस को रिप्रेजेंट किया। जो हमारा कंप्लीट स्पेस है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा यूनिवर्स है, वो एक स्पेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं वो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे पार्टिकल 1 डायमेंशन में अगर चलता है मतलब कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। अगर पार्टिकल 2 डायमेंशन में है मतलब कि वो एक प्लेन में मूव कर रहा है। अगर पार्टिकल 3 डायमेंशन में है इसका मतलब पार्टिकल एक स्पेस में मूव कर रहा है। बहुत आसान है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा ये जो मोशन हो रहा है, मूव कर रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी होगा,
ठीक है ना। वेलोसिटी से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये जान लेना चाहिए। हमारे पास दो टॉपिक है, क्या है हमारा, एक तो डिस्टेंस है और दूसरा क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने की बात करें, ये हमारा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मान लो यहाँ से एक बॉडी है, ये इस तरह से मूव करते हुए यहाँ तक गया, ठीक है ना। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए से बी तक जा रहा है, तो ये हमारा डिस्टेंस कहलाया, ठीक है ना। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक गया, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, ठीक है। तो ये जो इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये पार्ट हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और टोटल पाथ ट्रैवल को डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर आपको समझ में आ गया। उसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी है, क्या है हमारा, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, अगर हम स्पीड और वेलोसिटी का बात करते हैं तो डिस्टेंस बाय टाइम हमारा स्पीड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे स्पीड का बात करते हैं तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, डिस्टेंस बाय टाइम। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। और अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी क्या कहलाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए वेलोसिटी भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब आपके दिमाग में आएगा क्यों हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अभी डिस्प्लेसमेंट में बोले कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर आपको किसी भी जगह का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में जानना हो तो आपको डायरेक्शन पता होना होगा ना। मतलब कि ए से बी तक अगर हमको जाना है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए से बी तक किस डायरेक्शन में जाएंगे, तभी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको पता रहेगा। लेकिन अगर हम पाथ का बात करते हैं, ए से बी तक जाना, तो वो किसी भी पाथ में जाया जा सकता है, डायरेक्शन मैटर वहाँ पे नहीं करेगा। तो डिस्टेंस टोटल पाथ ट्रैवल होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी कितना तरह का होता है, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी का बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिकली वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी लिखते हैं हम, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। सबसे पहला टाइप जो होने वाला है यहाँ पे, सबसे पहला टाइप होता है हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है जी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, ठीक ना। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम यहाँ पे लिख देते हैं, इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बहुत आसान है, इंटरवल ऑफ टाइम मतलब कि 1 सेकेंड में 2 मीटर, 2 सेकेंड में 4 मीटर, 5 सेकेंड में 10 मीटर, ठीक ना। मतलब कि हमारा हर एक सेकेंड वो 2 मीटर आगे बढ़ रहा है, मतलब कि ये हमारा कैसा वेलोसिटी हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। यूनिफॉर्मली आगे बढ़ रहा है, एक समान ढंग से आगे बढ़ रहा है, मतलब कि हर एक सेकेंड वो 2 ही मीटर चलेगा, उससे ना ज़्यादा चलेगा ना उससे कम चलेगा, ठीक है। तो उस समय हमारा जो वेलोसिटी होगा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब दूसरा होता है हमारा, माफ़ कीजिएगा, दूसरा हमारा होता है वेरिएबल वेलोसिटी। कैसा है हमारा, वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक ना। मतलब कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेरीज विथ टाइम। यहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट वेरीज विथ टाइम, डिस्प्लेसमेंट वेरीज विथ टाइम, वेरीज विथ टाइम। तो इसको हम लोग वेरिएबल वेलोसिटी कहेंगे। तीसरा क्या होता है, तीसरा हमारा कहलाता है जिसका नाम है एवरेज वेलोसिटी, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का अगर हम डेफिनेशन लिखें तो ये होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ
टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। बहुत आसान है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब यहाँ पे इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह से। ये फॉर्मूला बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला लिखेंगे भी ए वी इज इक्वल टू, हमारा हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एस बाई टी, ये हमारा टोटल है, ठीक है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो गया। अब जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसके बारे में बात करेंगे? चौथा नंबर में आएगा हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब क्या है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये एक बार देख लेते हैं। अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का बात करते हैं तो इसका डेफिनेशन हो जाता है, यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी at a particular instant of time, instant of time is called instantaneous velocity, is called instantaneous velocity। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा सुधार करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो हम वेलोसिटी का बारे में लिखे थे, ये हमारा बेसिकली होना चाहिए डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, क्योंकि चेंज इन पोजीशन, टोटल चेंज कितना हुआ है बाय टोटल टाइम, ठीक ना। टोटल टाइम मतलब T2 माइनस T1 भी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ लिखते हैं T2 माइनस T1, ये हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम आ गया, ठीक है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम का बात होगा, ठीक है ना। अब अगर हम पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम का बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला भी इंस्टेंटेनियस का अगर हम बात करते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। कहने का मतलब कि अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि हमारा डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे क्या बोले हैं, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, इसका एक मीनिंग है, लिमिट लगाने का एक मतलब होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से इसका डेफिनेशन कि द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब क्या, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हमारा एक बॉडी है जो कि मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे हम एक बॉडी को ले लेते हैं, जैसे कि ये हमारा एक बॉडी है, ये यहाँ से यहाँ तक मूव किया। यहाँ पे जब ये स्टार्ट हुआ था तो उस समय 12:20 हो रहा था। जब ये यहाँ पे पहुँचा तो ये 12:20 हो गया। मतलब कि इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में समय कितना लगा, देखा जाए तो 14 सेकेंड। कितना समय लगा, 14 सेकेंड। तो चलिए इसको हम ठीक से ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ से यहाँ तक कितना देर में गया, 14 सेकेंड में। अगर इसको 14 सेकेंड में वो यहाँ से यहाँ तक गया है तो बोला ये जा रहा है कि ये इसका जो ये पोजीशन होगा इस जगह पे, यहाँ पे मतलब कि 12 बज करके, ठीक है ना, 20:17 पे इसका पोजीशन क्या होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एवरेज डिस्टेंस का बात करें तो यहाँ पे टोटल टाइम 14 सेकेंड है। इस डिस्टेंस का वैल्यू पता करेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करेंगे तो हमारा ये एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बोल रहा है, जब ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, ये तो मूव करके यहाँ से यहाँ तक जाएगा, लेकिन जब ये मूव करके जा रहा था तो इस जगह पे इसका वेलोसिटी कितना होगा, इस पार्टिकुलर टाइम पे इसका वेलोसिटी कितना होगा। मतलब कि क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के केस में टाइम ड्यूरेशन दे रहा है
ये एक पार्टिकुलर इंस्टेंट के बारे में बोल रहा है, मतलब कि इसका इनिशियल टाइम भी यही है और फाइनल टाइम भी यही है। यानी कि डेल्टा टी यानी कि T2 माइनस T1 करेंगे तो इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम अगर सेम हो जाएगा तो डेल्टा टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। अगर डेल्टा टी का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। मतलब कि यहाँ पे वेलोसिटी इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कि मैथमेटिकली कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए जब भी हमारा नॉट डिफाइंड वैल्यू आ रहा है, नॉट डिफाइंड को सॉल्व करने के लिए हम लोग लगा दिए लिमिट। जैसे ही क्योंकि हमारा डेल्टा टी जीरो हो जा रहा था तो डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो पे लिमिट लगाएंगे। अब जैसे ही डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो पे लिमिट लगाया गया तो हमारा जो वेलोसिटी का है वो एक लिमिटेड वैल्यू आ गया। कैसा वैल्यू आ गया, लिमिटेड वैल्यू। जो इनफाइनाइट हो जा रहा था अब वो लिमिटेड वैल्यू आ गया, क्योंकि यहाँ पे हम मैथमेटिक्स को चेंज किए। इस पर्टिकुलर वैल्यू पे हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल जाता है। मतलब कि अगर ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना हमारा वेलोसिटी है वो निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं? उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है ना? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट के बारे में बात किया गया, तो इस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे इसका कितना वेलोसिटी रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इसको अगर हम थोड़ा डिटेल में इसका फॉर्मूला लिखें तो ये हमारा हो जाएगा dx बाई dt। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, dx बाई dt, मतलब कि x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको अगर हम ब्रैकेट में रखते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है ना, तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया और ये भी हमारा एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना? दोनों फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है, एवरेज वेलोसिटी को भी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, एवरेज वेलोसिटी क्या कहता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ, ठीक है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। मतलब कि हमको चेक करना है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, फिर चेक करना है कि एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है। ठीक है ना? अब बहुत समय अलग अलग तरीके से भी हम जाते हैं। मान लो कि एक बार गए हम 30 का वेलोसिटी से, दूसरे बार गए 50 का वेलोसिटी से, अलग अलग वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो उस समय जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा उसका जो समय होगा वो भी अलग अलग होगा। 30 का वेलोसिटी से कितना देर तक गए, 50 का वेलोसिटी से कितना देर तक गए, तो वो दोनों टाइम को ऐड करेंगे और डिस्टेंस को ऐड करेंगे। उसके बाद जो डिवाइड करेंगे डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे या फिर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे, तो वो हमारा एवरेज वेलोसिटी आएगा। तो इसको यहाँ पे बोलने से बेटर होगा एक सवाल सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सवाल है कि ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रैवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब कि हमारे पास एक ट्रैक है, तो चलिए एक ट्रैक बनाते हैं जी। 60 किलोमीटर का एक ट्रैक बनाएंगे अभी हम। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रैक है ये 60 किलोमीटर का एक ट्रैक बना लिया। ठीक है, तो एक ट्रेन ट्रैवल कर रहा है, तो बाबू ट्रेन तो हम उतना बड़ा नहीं बना सकेंगे, तो ट्रेन का एक डब्बा बना देते हैं। ठीक है ना? तो मान लीजिए कि हमारा जो ट्रेन का डब्बा, थोड़ा सुंदर सा ट्रेन का डब्बा बनाएंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह से मूव कराते हुए। ठीक है, ये ट्रेन का डब्बा है, ये कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा। ये ट्रेन का डब्बा यहाँ से मूव करते हुए ये पार्टिकुलर ये आगे बढ़ेगा, ये ट्रेन का डब्बा आगे बढ़ेगा जी। ठीक है ना? इनिशियली इसको मूव करके यहाँ से लेकर के इसको यहाँ तक जाना है और इसका डिस्टेंस कितना है, 60 है। इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है जी, इसका पूरा डिस्टेंस 60 दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा 60 दिया हुआ है। 60 क्या, 60 किलोमीटर। ठीक है ना? अब पूरा डिस्टेंस 60 किलोमीटर दिया है। बोला ये गया है कि यहाँ से लेकर के ये डब्बा देख रहे हैं, इसको हम वाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अगर यहाँ से लेकर के कितना किलोमीटर गया है, फर्स्ट 30 किलोमीटर, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर जो है। ठीक है ना? जिसको हम लोग यहाँ से इस डिस्टेंस से लेकर के यहाँ तक का बात करते हैं, ये हमारा है 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर तक जो है वो जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ा है वह है 30 किलोमीटर पर आवर। ये सवाल में यहाँ दे दिया है, देखिए 30 किलोमीटर पर आवर से ही जा रहा है, पहला 30 किलोमीटर। अब यहाँ के बाद
इस जगह के बाद ये आगे बढ़ेगा। अब इस जगह के बाद ये जो हमारा डब्बा है ये कितना का वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है ये हमको पता नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ भी हम एक डब्बा बनाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कुछ इस तरह से हम इस डब्बा को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये, यहाँ पे भी ये। अब ये यहाँ से आगे बढ़ेगा तो इस जगह पे इसका वेलोसिटी कितना होगा ये तो हमको पता नहीं है। इसका वेलोसिटी तो हमको पता नहीं है। अगर ये v1 वेलोसिटी इतना है और इसका v2 वेलोसिटी तो हमको पता नहीं है, तो अगला 30 किलोमीटर वो कितना का वेलोसिटी से जाएगा ये हमको पता नहीं है। बोला क्या है कि हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल इन द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, मतलब कि इस v2 का ही वैल्यू निकालना है। सो एज टू एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप, मतलब कि इसका एवरेज एंटायर ट्रिप जो होगा वो 40 किलोमीटर का होगा, 40 किलोमीटर पर आवर। इनिशियली वो 30 किलोमीटर पर आवर से गया, पहला 30, बाद का 30 कितना से जाएगा हमको पता नहीं है, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है ये ध्यान रखो। टोटल डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं बड़ा अच्छे से इसको समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो सॉल्यूशन क्या कहता है ये देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं तो सीधा सीधी बात है ये कुछ और नहीं हमारा 60 किलोमीटर है टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या हमको टोटल टाइम पता है, ठीक है ना। टोटल टाइम हमको पता नहीं है। तो टोटल टाइम का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगेगा ये समय t1 होगा, और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय होगा ये हमारा t2 होगा। तो दो अलग अलग समय हैं, एक t1 हो गया और एक t2 हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे गिवन एक और चीज़ है, एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है। एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ है जी, एवरेज वेलोसिटी यानी कि v का वैल्यू दिया है जो कि 40 किलोमीटर पर आवर है। तो सबसे पहले हम टोटल टाइम निकालने पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो टोटल टाइम, पहले तो टाइम फॉर फर्स्ट 30 किलोमीटर, पहले क्या करेंगे, टाइम फॉर फर्स्ट 30 किलोमीटर लिखते हैं। टाइम फॉर फर्स्ट 30 किलोमीटर, फर्स्ट 30 किलोमीटर क्या हो जाएगा, तो ये इसका स्पीड हमको पता है, ठीक है ना। फर्स्ट 30 किलोमीटर का स्पीड कितना था, 30 किलोमीटर पर आवर ही था। तो पहला 30 किलोमीटर का अगर हमको टाइम निकालना है तो फॉर्मूला होता है टाइम का डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, ये हम लोग पढ़े हैं जी। और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है, 30 किलोमीटर और 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि ये कट जाएगा और यहाँ पे मिला जुला के 1 घंटा आ गया, यानी कि ये जो t1 है इसका वैल्यू आ गया। पहला 30 किलोमीटर कितना समय लगेगा जाने में वो पता चल गया, पहला 30 किलोमीटर 1 घंटा में जाएगा। अब दूसरा 30 किलोमीटर कितना घंटा में जाएगा, मतलब कि वो हमको निकालना है। मतलब कि अगर हम t2 का बात करते हैं, ठीक है ना, तो t2 क्या हो जाएगा वो देख लो। तो t2 विल बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा, लास्ट 30 किलोमीटर का बात हो रहा है तो वही डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी करते हैं। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट t2 के केस में डिस्प्लेसमेंट तो 30 किलोमीटर ही है, लेकिन इसका वेलोसिटी हमको पता नहीं है जिसका नाम है v2, जो कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा होगा। यहाँ पे यही v2 निकालना है। ये v1 का वैल्यू तो हमको पता था ना, v1 का वैल्यू 30 किलोमीटर था तो यहाँ पुट कर दिए जिससे हमारा t1 निकल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा अलग तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा अलग तरह से लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने का जो समय है वो हमारा t1 है, फर्स्ट हाफ का t1 है और सेकेंड हाफ का क्या है हमारा t2। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2, ठीक है ना। तो हमारे पास इसका अगर सॉल्यूशन का बात करें तो v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था देखो, 60 किलोमीटर, 60 डिवाइडेड बाई यहाँ पे टोटल टाइम कितना था,
1 घंटा प्लस यहाँ पे 30/v2 था, ये वैल्यू था। बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अगर हम थोड़ा और आगे देखें, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो भी एवरेज का वैल्यू दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 30/v2। अब यहाँ पे इसको हमको थोड़ा सॉल्व करना है, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 इंटू 1 प्लस 30/v2 आएगा, जो कि हमारा 60 के बराबर होगा। ये 0 0 कट गया, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है ना। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 60/v2 हो जाएगा, जो कि 3 के बराबर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये कुछ इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे इस 2 को उधर माइनस कर देंगे तो 60/v2 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 3 - 2। तो देयरफॉर v2 इज इक्वल टू, हमारा जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा कुछ इस तरह से 60 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा v2 का वैल्यू निकल गया। कैलकुलेट किए, सॉल्व हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया इसको, ठीक है ना। यहाँ पे सिंपली टोटल डिस्प्लेसमेंट का टोटल टाइम लगा है, तो टोटल टाइम हमको निकालना पड़ेगा। ट्रेन कहाँ से कहाँ तक गया उसका टोटल टाइम निकाल लिए, और टोटल डिस्प्लेसमेंट हमको पता था, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम कर दिए। तो हमारा जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर वो कितना का वेलोसिटी से जाएगा वो हमको पता चल गया। अब हम लोग एक और सवाल देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन उस सवाल को देखने से पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इस पार्ट को हम हटा देते हैं, या आप नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे वो है हमारा एक्सीलरेशन के बारे में। बहुत आसान है जी, एक्सेलेरेशन भी हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर हम एक्सीलरेशन का बात करते हैं, ठीक है ना, तो एक्सीलरेशन भी हमारा 4 तरह का होगा। पहला यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है। दूसरा वेरिएबल एक्सीलरेशन होगा, वेरिएबल एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। तीसरा एवरेज एक्सीलरेशन होगा, एवरेज एक्सीलरेशन होगा। और चौथा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होगा, टेनियस एक्सीलरेशन होना है। अब अगर हम यहाँ पे एवरेज एक्सेलेरेशन का बात करें, देखो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होता है इक्वल वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल होना। जब भी कोई बॉडी इक्वल वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बढ़ाए तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन कहेंगे। जैसे कि हर एक सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड बढ़ रहा है, हर एक सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड बढ़ रहा है, मतलब कि 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड हर एक समय कंस्टेंटली बढ़ रहा है, तो उस समय का एक्सेलेरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन कहेंगे। वेरिएबल एक्सेलेरेशन का मतलब क्या हुआ, पहला सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ा, नेक्स्ट सेकेंड 1.5 मीटर पर सेकेंड बढ़ा, फिर 3 मीटर पर सेकेंड बढ़ा, मतलब कि हर एक समय हर एक सेकेंड में हमारा जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, वैरी कर रहा है, ठीक है ना। तो समय के साथ अगर वेलोसिटी का जो इंक्रीज है या फिर डिक्रीज है वो वैरी करे तो उस समय जो एक्सीलरेशन होगा वो हमारा वेरिएबल एक्सीलरेशन कहलाएगा। अब हमारा एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, तो यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला लगेगा, उसको हम लिख देते हैं। एवरेज एक्सीलरेशन जो होता है, एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू टोटल velocity traveled by total time, total time। और इसको हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा एक्स नहीं होगा, दिस विल बी डेल्टा v बाई डेल्टा t। लेकिन अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का बात करें तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का बात करते हैं, मतलब कि किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितना होगा एक्सेलेरेशन, तो वहाँ पे a इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वर्ड आया है तो डेल्टा t का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो हमारा टाइम का डिफरेंस होता है वो तो 0 होता है, तो टाइम का डिफरेंस 0 होगा
तो हमारा ओवरऑल वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन हमारा इन्फानाइट हो जाएगा। तो उसको इन्फानाइट नहीं होने के लिए हम लोग लिमिट लगाते हैं, जो कि अभी अभी हम लोग बात किए। तो ये हो जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इसको हम लोग डी भी बाई डी टी भी कहते हैं, जो कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी बाई टाइम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे दोनों वेलोसिटी को बड़ा प्यार से रखना है, ठीक है ना। ये हमारा कुछ इस तरह से हो गया, और यहाँ पे ये जो वेलोसिटी आया है इसको भी हमको इस तरह से रखना है। ये दो फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हूबहू है आपका वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के जैसा ही, ठीक है ना। तो अब चलिए एक और सवाल देखते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और यहाँ से बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, अगर हम सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो सॉल्यूशन कहता है हमारा क्या कि पहले तो सवाल पढ़िए, सवाल क्या कह रहा था, डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम टी एज एक्स इज इक्वल टू दिस। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दिया इन टर्म्स ऑफ टाइम, मतलब कि इसका मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट समय के साथ वैरी कर रहा है। समय बदलेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी बदलेगा। तो समय के साथ कैसे ही वो वैरी कर रहा है उसका इक्वेशन दिया हुआ है। फिर बोला है फाइंड द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 0। तो अगर हम पोजीशन की बात करें तो ये पोजीशन का तो वैल्यू दिया ही हुआ है, लेकिन पोजीशन कब निकालना है, जब टी क्या होना चाहिए, 0, ठीक ना। तो यहाँ पे चलिए एक बार बनाने का कोशिश करते हैं। टी इक्वल टू 0 का मतलब एक पार्टिकुलर इंस्टेंट का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पार्टिकुलर। टी इक्वल टू 0 मतलब क्या, यहाँ पे तो टाइम डिफरेंस क्या होगा, 0 ही होगा। जब भी टाइम डिफरेंस 0 हो, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम का बात करें, जैसे कि टी इक्वल टू 2 सेकेंड, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट का बात हो रहा है कि 2 सेकेंड के बाद एग्जैक्टली क्या वेलोसिटी होगा या फिर क्या पोजीशन होगा, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार टी इक्वल टू 0 पे हमको क्या पूछा गया है कि क्या पोजीशन होने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे गिवन लिखें, यहाँ पे गिवन के पार्ट में लिखें हम यहाँ पे, तो गिवन दिया हुआ यहाँ पे x इज इक्वल टू 4t² माइनस 15t प्लस 25, ये दिया हुआ है। अब एट t इक्वल टू 0 पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन यानी कि x इज इक्वल टू 4 इंटू 0² माइनस 15 इंटू 0 प्लस 25, यानी कि जो पोजीशन का वैल्यू होगा वो 25 मीटर आ जाएगा। लेकिन अगर हम एट टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी निकालने की बात करें, ठीक है ना, किसका बात करें, वेलोसिटी के बारे में बात करें, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का बात होगा। तो भी इंस्टेंटेनियस का होता है dx बाई dt, और x का वैल्यू हमको पता है, दिख रहा है, तो d बाई dt 4t² माइनस 15t प्लस 25। इसको जब डिफरेंशिएट किया जाएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है, वो देख लेना है। इसका जो वैल्यू आएगा, देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस पार्ट को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे t² डिफरेंशिएट होगा, मतलब कि 2t हो जाएगा। पहले से 4 था तो 8t हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 8t माइनस 15, क्योंकि माइनस 15 हो गया, dt बाई dt हमारा 1 हो जाएगा, तो 8t माइनस 15 आ गया। ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना क्यों है, क्योंकि एक पार्टिकुलर इंस्टेंट का हमको वैल्यू निकालना है, t इक्वल टू 0 का। तो अब t इक्वल टू 0 पे अगर हम बात करेंगे तो एट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा किसका बात करने वाले हैं, t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा v विल बी इक्वल टू, यहाँ पे कितना था, 8 इंटू 0 माइनस 15, यानी कि माइनस 15 मीटर पर सेकेंड, माइनस 15 मीटर पर सेकेंड आएगा t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी। अब अगर हम एक्सीलरेशन का बात करते हैं तो एक्सीलरेशन होता है dv बाई dt। अभी अभी हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आया है क्या, 8t माइनस 15, कितना आया है, 8t माइनस 15 डिवाइडेड बाई dt। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे dt बाई dt हो जाएगा 1 और 15 तो 0 हो जाएगा,
और ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो t इक्वल टू 0 बोलो या कुछ भी बोलो, हमेशा एक्सीलरेशन का वैल्यू तो कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। ये बात समझ में आ रहा है। लेकिन इस सवाल में अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े और ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक बड़ा मज़ेदार सवाल पूछा है, व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम जीरो? कब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो है जीरो हो जाएगा, मतलब कि ये वैल्यू कब जीरो होगा, किस समय पे? तो इसको अगर हम जीरो से इक्वेट कर दें और उस समय जो टी का वैल्यू निकलेगा उस समय हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। हमको वेलोसिटी क्या करना है? जीरो, और निकालना है समय। तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू 8t माइनस 15 है, और हमको वेलोसिटी को करना है जीरो, क्योंकि किस समय पे वेलोसिटी जीरो होगा वो निकालना है। तो इक्वल टू जीरो कर दिए और 8t इक्वल टू 15 आ गया, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या? t इज इक्वल टू 15/8 यानी कि 1.875 सेकेंड। इस समय पे देयरफॉर करके हम लोग लिख सकते हैं क्या? देयरफॉर करके लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 1.875 सेकेंड। इस समय पे हमारा वेलोसिटी हो जाएगा जीरो। इस समय पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैन वी कॉल द मोशन ऑफ द पार्टिकल एज वन ऑफ इट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? बिल्कुल। ये पार्टिकल का जो मोशन है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नहीं, ये पूछा जा रहा है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसलिए है क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपके पास एक्सीलरेशन का वैल्यू है, क्या ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है? इसको जैसे ही डिफरेंशिएट किया गया ये टाइम इंडिपेंडेंट वैल्यू आया है। तो हम कह सकते हैं यस, एक्सीलरेशन इज टाइम इंडिपेंडेंट, सो एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म। एज एक्सीलरेशन इज टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। टाइम पे डिपेंड करता तो ये यूनिफॉर्म नहीं होता, समय के साथ एक्सेलरेशन चेंज करता रहता। लेकिन यहाँ पे वो टाइम इंडिपेंडेंट है, जिस कारण से एक्सेलरेशन विल बी, जो हमारा है, इज यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, ठीक ना? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा? यूनिफॉर्म। यहाँ तक हम लोग 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।